इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 10 और अध्याय का नाम है कार्यता ऊर्जा। इसमें है अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। और पहला प्रश्न है, निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। इसमें सबसे पहले है, सुमा एक तालाब में तैर रही है। इसका उत्तर है, इसमें क्या कार्य हो रहा है, क्योंकि सुमा अपने हाथों से बल लगाकर पानी को पीछे की ओर धकेल रही है, जिससे उसका आगे की ओर विस्थापन हो रहा है। कार्य होने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है, एक तो किसी वस्तु पर बल लगना चाहिए, दूसरा जो है विस्थापन होना चाहिए। इसमें दोनों बातें हो रही हैं। इससे आगे, एक गधे ने अपने पीठ पर बोझ उठा रखा है। उत्तर, इसमें कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है तथा उसका जो विस्थापन भी नहीं हो रहा है। इससे अगला, एक पवन चक्की विंडमिल कुएं से पानी उठा रही है। उत्तर, इसमें कार्य हो रहा है, क्योंकि पवन चक्की बल लगाकर पानी को ऊपर उठा रही है तथा बल लगाने से पानी का विस्थापन हो रहा है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। उत्तर, कार्य नहीं हो रहा है। इस प्रक्रिया में पौधों के द्वारा कोई बल नहीं लगाया जा रहा तथा विस्थापन भी नहीं हो रहा है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। उत्तर, इसमें कार्य हो रहा है, क्योंकि इंजन बल लगाकर ट्रेन को खींच रहा है तथा ट्रेन का विस्थापन हो रहा है। इससे आगे, अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। उत्तर, कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि न तो यहाँ पर बल लगाया गया है और न ही विस्थापन हो रहा है। एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। उत्तर, कार्य हो रहा है, क्योंकि नाव पर पवन ऊर्जा के द्वारा बल लग रहा है, जिससे वह गतिशील है, अर्थात नाव का विस्थापन हो रहा है। इससे आगे प्रश्न संख्या 2, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड द्वारा गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया। इसमें इसका उत्तर है, सबसे पहले क्या दिया है, इसमें पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु तक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड का विस्थापन क्षैतिज दिशा में हो रहा है तथा बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो इसमें आगे है, यहाँ पर बल तथा विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए यहाँ किया गया कार्य क्या है, शून्य है। प्रश्न संख्या 3, एक बैटरी बल्ब जलाती है। इस प्रक्रम में होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो इसमें प्रक्रम है, इसमें कौन से ऊर्जा परिवर्तन होते हैं उनका हमने बताना है। उत्तर है, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा। इसमें यहाँ पर है कि जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है और ऊष्मीय ऊर्जा जो है यहाँ पर प्रकाशीय ऊर्जा में बदलती है। विद्युत बैटरी में रासायनिक पदार्थ होते हैं। विद्युत बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत बल्ब द्वारा विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। प्रश्न संख्या 4, 20 किलोग्राम द्रव्यमान पलटने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। यहाँ पर द्रव्यमान, जो वस्तु है उसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है और वेग जो है, प्रारंभिक वेग u है कितना, 5 मीटर पर सेकंड है। अंतिम वेग v जो है 2 मीटर पर सेकंड है। तो बल द्वारा किया गया कार्य बराबर है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। जो वस्तु है उसकी अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम वेग v है तो 1/2 mv² है और प्रारंभिक वेग u है तो इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या है, 1/2 mu² है। अब यहाँ पर इसमें m हम कॉमन ले लेंगे तो v² माइनस u² बन जाता है। अब आगे v और u का मान रख लेंगे 2 और u का मान कितना, 5 है। इनका स्क्वायर जो है v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर। आगे इसमें है यहाँ पर 10 गुणा 4 माइनस ये 10 है, या इसके बाद ब्रैकेट शुरू हो जाती है 4 - 25 यानी
जो 4 - 25 है इसको घटा करके -21 आ जाता है। 10 गुणा -21 बराबर है -210 जूल आ जाता है। इसके बाद में आगे है प्रश्न 5। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक मेज पर एक बिंदु पर रखा है, इसे बिंदु बी तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। बिंदु ए तथा बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है, पिंड का विस्थापन क्षैतिज दिशा में हो रहा है। पिंड पर गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, अर्थात बल तथा विस्थापन की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए गुरुत्व बल द्वारा विस्थापन कार्य क्या होगा? शून्य होगा। इसमें यहाँ पर जैसा कि हम देखते हैं कि मान लीजिए ये दो पिंड है यहाँ पर, और इस तरह से ए से बी तक इसका विस्थापन हो रहा है ऐसे, तो गुरुत्व बल जो है नीचे जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कार्य करता है। इसे अगला है, जब वो नीचे की तरफ कार्य करेगा तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। और जब कोई दो बल है, बल की दिशा में और वस्तु की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता है तो विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। इससे अगला छठा प्रश्न है, मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जा रही है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन गतिज ऊर्जा में होता रहता है। स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग सदैव अचर रहता है, इसलिए यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं है। प्रश्न संख्या 7। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं? जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा जो है उसमें ऊर्जा में बदलती है। इसमें क्या कहता है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी शरीर की पेशीय ऊर्जा साइकिल के पैडलों के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। यांत्रिक ऊर्जा साइकिल की चैन तथा पहियों के द्वारा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यह गतिज ऊर्जा साइकिल के टायरों तथा सड़क के बीच घर्षण के कारण उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। प्रश्न संख्या 8। जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? उत्तर, हाँ, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसमें क्या कहते हैं अभी? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बल लगाने पर चट्टान में विस्थापन नहीं होता, इसलिए कार्य क्या होगा? शून्य होगा। हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तित होकर के या बदल करके वातावरण में चली जाती है। इससे आगे है प्रश्न संख्या 9। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? 1 यूनिट बराबर है 1 किलोवाट घंटा, तो इसमें 1 किलोवाट को हम जूल में बदलेंगे। 1 किलोवाट 1000 के बराबर है, और 1 घंटा उसमें 3600 सेकेंड होती हैं, 60 गुणा 60 के। अब इसमें यहाँ पर याद आता है 36 लाख जूल, ये किसके बराबर होगा? 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। अब 1 यूनिट तो 36 लाख जूल के बराबर है या इसके बराबर है, तो 250 यूनिट क्या होगी? हम इस संख्या को 250 से गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद में जैसे 3.6 है ये 36/10 हो जाता है, और 10⁻⁶ पावर जो है 6 आ जाता है। अब यहाँ पर 900 गुणा 10⁶ जूल आ जाता है। अब इसको आगे हम सरल करेंगे, ये आ गया 9 गुणा 10⁸ जूल के बराबर आगा, और हमारा आंसर प्राप्त होता है। इससे अगला है प्रश्न संख्या 10। 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है उसमें इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए, और जी का मान जो है हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रयोग करना है। अब आगे है पिंड का द्रव्यमान m बराबर है 40 किलोग्राम है, धरती से पिंड की ऊंचाई h बराबर है 5 मीटर है, और गुरुत्वीय त्वरण जो है g जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। और स्थितिज ऊर्जा इसके बराबर होती है EP यानी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा बराबर है mgh के। अब इसमें mgh के अंदर जो है यहाँ पर हम सभी की वैल्यू रख लेंगे 40, 5 और 10 यहाँ पर, और किसके बराबर आता है 40
गुणा 10 गुणा 5 बराबर है 2000 जूल के। आधे रास्ते में जाने से पिंड की ऊंचाई 5/2 मीटर हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी 40 गुणा 10 गुणा 2 गुणा 5 1000 जूल के। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की किसी भी ऊंचाई पर कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा, यानी 2000 जूल बराबर गतिज ऊर्जा प्लस में 1000 जूल के। तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी 1000 जूल के बराबर होगी। प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? अपने उत्तर को तर्क संगत बनाइए। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि गुरुत्व बल उपग्रह के विस्थापन की दिशा में लंबवत कार्य करता है, अर्थात गुरुत्व बल और विस्थापन की दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। प्रश्न संख्या 12, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए इस प्रश्न के किसी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है। सोचिए इस प्रश्न के बारे में अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। इससे आगे उत्तर हाँ, बल की अनुपस्थिति में भी पिंड का विस्थापन हो सकता है, क्योंकि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल कार्य न करे, अर्थात यदि पिंड पर कोई बल कार्य न करे तो उसका विस्थापन हो सकता है। इससे आगे प्रश्न संख्या 13, कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्क संगत बनाइए। उत्तर है उसने कोई कार्य नहीं किया। यहाँ पर विस्थापन क्या है? शून्य है, क्योंकि वह भूसे के गट्ठर को सिर पर रखे हुए एक स्थान पर खड़ा है। गट्ठर के बोझ का पेशियों पर दबाव होने के कारण वह थक जाता है, जिस कारण उसकी पेशी ऊर्जा जो है उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। जो उसकी पेशी ऊर्जा है या पेशीय शब्द भी कह सकते हैं इसको, जो उसकी पेशी ऊर्जा है किसमें बदल जाती है? उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। पेशीय शब्द है यह लगा सकते हैं यहाँ पर हम, पेशीय। जो उसकी पेशीय ऊर्जा है किसमें बदल जाती है? उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। प्रश्न संख्या 14, एक विद्युत हीटर या उष्मक की घोषित शक्ति कितनी है? 1500 वाट है। 10 घंटे में वह कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा? विद्युत हीटर की शक्ति कितनी है? 1500 वाट। समय कितना है यहाँ पर? 10 गुणा 60 गुणा 60, इसे सेकंड बना लेंगे, 36,000 सेकंड बन जाते हैं। और आगे है P बराबर है W/T के, फार्मूला प्रयोग करते हैं तो W बराबर P गुणा T के। उपयोग की गई ऊर्जा कितनी है? 1500 गुणा 36,000 जूल, और इसमें याद आता है हमारे पास में 5.4 गुणा 10⁻7 जूल के बराबर आ जाता है। तो आगे है प्रश्न संख्या 15, जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसको की ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है? उत्तर, सरल लोलक के गोलक की दोलन करते समय निम्नलिखित स्थितियां बनती हैं। बिंदु ए पर गोलक में केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर जो है ये दिखाया गया है यहाँ पर, और इसमें ये हमारा सरल लोलक है और इसका एक गोलक है। ये इसकी स्थितियां दिखाई गई हैं A, B और C। जैसे ये ऐसे जाता है फिर वापस आता है, ऐसे आता है, आगे पीछे गति करता है। तो इसमें यहाँ पर कहता है जब बिंदु A गोलक A पर है, जब जो गोलक है बिंदु A पर है तो उसमें क्या है? उसमें सिर्फ केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, यहाँ पर इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती। जब गोलक बिंदु B की ओर चलना शुरू कर देता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। फिर B पर गोलक की गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी जो गतिज ऊर्जा है
वो क्या है, अधिकतम होती है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। इससे आगे है बिंदु सी। इसी प्रकार जब गोलक बिंदु सी की ओर चलना शुरू कर देता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और गतिज ऊर्जा घटने लगती है। बिंदु सी पर गोलक की गतिज ऊर्जा शून्य है तथा स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। यहाँ पर एक गोलक शब्द है, गोलक की गतिज ऊर्जा शून्य है और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। इसमें यहाँ ये बिंदु सी जो है दिखाया गया है। यहाँ पर दोबारा फिर जो है इसकी जो है गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम होगी और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। परंतु किसी भी समय या बिंदु पर गोलक की कुल ऊर्जा समान रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार है। वायु के प्रतिरोध तथा घर्षण के कारण कुछ समय पश्चात गोलक विराम अवस्था में आ जाता है। सरल लोलक के गोलक की ऊर्जा वायु के प्रतिरोध और घर्षण के कारण धीरे धीरे व्यय हो जाती है तथा गोलक विराम अवस्था में आ जाता है। प्रश्न संख्या 16। m द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग v से गतिशील है। पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विराम अवस्था में आ जाए। तो यहाँ पर पिंड का द्रव्यमान कितना m है, प्रारंभिक वेग v है, अंतिम वेग क्या है, 0 है, क्योंकि यह विराम अवस्था में आ जाता है। विराम अवस्था में जो वस्तु का वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य। अब पिंड पर किया गया कार्य क्या है, पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। पिंड पर किया गया कार्य क्या है, पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। वो क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा क्या है, क्योंकि इसका वेग शून्य हो जाता है, 1/2 mv² फार्मूला है इसका गतिज ऊर्जा का, तो 1/2 m गुणा 0 का स्केयर हो जाता है, शून्य का स्केयर हो जाता है, और माइनस 1/2 mv² हो गया यहाँ पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। प्रारंभिक वेग कितना है, v है उसका यहाँ पर। और इसके बाद में यहाँ पर जैसे ये जो है यहाँ पर शून्य हो जाता है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यह शून्य है। किसी भी राशि को हम शून्य से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो शून्य हो जाती है, और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास में बराबर है -1/2 mv² के। इसके बाद में प्रश्न संख्या 17। 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार जो कि 50 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। कार का द्रव्यमान कितना, 1500 किलोग्राम है, प्रारंभिक वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, तो प्रारंभिक वेग कितना होगा, इतना होगा इसमें यहाँ पर, और इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आवर है, घंटा है, इसको 60 × 60 इसे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास में आएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। तो अंतिम वेग क्या है, शून्य है, क्योंकि कार को रोक लिया जाता है। किया गया कार्य बराबर है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। जो अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी है, 1/2 mv² फार्मूला माइनस 1/2 mu² प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अब इसमें यहाँ पर अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी, शून्य है, क्योंकि अंतिम वेग कितना, शून्य है। यहाँ पर शून्य रख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, शून्य के बराबर आ जाता है। और जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, क्योंकि जो प्रारंभिक वेग कितना है, 50/3 मीटर है। कितना, 50/3 मीटर है यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर हम 1/2 मल्टीप्लाई 1500 मल्टीप्लाई कितना है, 50/3 का स्केयर, और इसको हम बराबर 0 -750 गुना 50/3 2500/9 के। इसको सरल करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है 18,75,000/9 के, और विद जो है माइनस का निशान साथ में है। यहाँ पर ये माइनस का निशान इधर आ जाता है, मतलब क्योंकि जो है माइनस का निशान क्यों आया, कार को धीरे धीरे करके रोक लिया है यहाँ पर, और ऊर्जा जो है इसकी कम होती जा रही है, मतलब गति जो है कम होती जा रही है इसकी। तो अब आगे ये आ जाता है 20,83,333 जूल 33.3 जूल आ जाता है। इसमें प्रश्न संख्या 18। निम्न में से प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल F लग रहा है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक है, धनात्मक है या शून्य है।
तो इसमें यहाँ पर जो है हमारी पाठ्य पुस्तक है, इसमें ये चित्र जो हैं दिए गए हैं। यहाँ पर इसमें ये 3 चित्र दिए गए हैं और ये वस्तु है, इस पर जो है बल लग रहा है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ है। किसे? पश्चिम से पूर्व की तरफ है, जो एक लंबे तीर के द्वारा दर्शाई गई है। और विस्थापन जो है इस इधर हो रहा है, इसमें यहाँ से इधर हो रहा है यहाँ पर। अब हमने बताना है कि किया गया कार्य धनात्मक है, ऋणात्मक है, क्या है इसमें यहाँ पर। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह शून्य है, बल यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो बल है वो क्या है, 90 डिग्री पर लगा हुआ है। किस पे लग रहा है? 90 डिग्री पर। जब बल जो है 90 डिग्री पर कार्य करता है तो क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। और इसमें बल जो है विस्थापन की दिशा में कार्य कर रहा है। जब विस्थापन की दिशा में कार्य करता है तो किया गया कार्य क्या है? धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है। और तीसरी अवस्था में हम देखते हैं कि बल जो है विस्थापन की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। किस में कार्य कर रहा है? विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। जब किया गया कार्य विपरीत दिशा में होता है तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इस तरह से ये जो है, आगे एक बार हम इसको बताते हैं दोबारा से। ए भाग इसका किया गया कार्य शून्य है क्योंकि बल विस्थापन की दिशा के लंबवत 90 डिग्री पर कार्य कर रहा है। बी भाग है किया गया कार्य धनात्मक है क्योंकि बल विस्थापन की दिशा में कार्य कर रहा है। सी किया गया कार्य ऋणात्मक है क्योंकि बल विस्थापन की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। इससे आगे प्रश्न संख्या 19। सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हों। क्या आप उससे सहमत हैं? बताइए क्यों। उत्तर हाँ, हम सोनी से सहमत हैं। यदि किसी वस्तु पर अनेक बल कार्य कर रहे हों तो उनका परिणामी बल शून्य हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वस्तु है, इस पर अनेक बल जो है कार्य कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि इनका जो परिणामी बल F है वो क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। परंतु F जो है M गुणा A के बराबर होता है, इसलिए M गुणा A बराबर है शून्य के, या A बराबर है शून्य बटा M के, अर्थात A बराबर है शून्य। तो इस प्रकार यदि कोई वस्तु है और उस वस्तु पर कई बल कार्य कर रहे हैं तो उस वस्तु का त्वरण क्या है? शून्य हो सकता है। इससे आगे प्रश्न संख्या 20। 4 युक्तियां जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती हैं, इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा जूल में परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर P बराबर है 500 वाट के और 1000 से इसको भाग करेंगे तो 1/2 किलोवाट आ जाता है। P बराबर है W बटा T और W बराबर है P गुणा T के। एक युक्ति द्वारा व्यय की गई ऊर्जा बराबर 1/2 गुणा 10 के कितना आ जाता है? 5 किलोवाट घंटा आ जाता है। और 4 युक्तियों के द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कितने? 4 गुणा 5 के यानी 20 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर जो है 36 लाख जूल के बराबर होता है। तो 20 किलोवाट इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर ये आ जाता है 7.2 गुणा 10 शक्ति जूल। किसके बराबर आ जाता है? 7.2 गुणा 10 शक्ति 7 जूल आंसर आ जाता है। इससे अगला 21वां प्रश्न है। मुक्त रूप से गिरता हुआ एक पिंड अंततः पृथ्वी तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? आंसर मुक्त रूप से गिरता हुआ एक पिंड जब धरती पर गिरता है तो इसकी गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि ऊर्जा में, कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा में तथा कुछ भाग घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाता है। इस तरह से यह प्रश्न संख्या 21 है, इसका आंसर जो पूरा हुआ। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।